हेलो फ्रेंड्स, वर्ग दो की तैयारी करने वाले और साइंस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी तैयारी कर रहे हैं, वर्ग दो वर्ग तीन रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हमने एक सीरीज़ चालू करी है। और उस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का आज पार्ट हमारा पढ़ रहे हैं पार्ट टू। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट टू जो है। हमने पहले पिछले पार्ट में हमने देख लिया है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं और ब्रह्मांड में किन किन सिद्धांत बने हुए हैं, किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल समझ लिया है। जिन अभ्यर्थी जो छात्र तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उनसे भी से रिक्वेस्ट है वो पहला वीडियो देखें, तभी आपको पार्ट टू समझ में आएगा। चलो आगे देखते हैं हम पार्ट टू के अंदर। पार्ट टू में आज हम पढ़ेंगे आकाशीय पिंड। ठीक है, आप सभी को पता है आकाशीय पिंड जो होते हैं वो जो है बहुत सारे हैं, जिनमें से एक है आपके आकाशगंगा, तारा, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, आकाशीय, ये सभी जो है आपके क्या है खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट आपका लेते हैं मंदाकिनी या आकाशगंगा, जिसे हम कहते हैं गैलेक्सी। क्या होता है गैलेक्सी? तो हम सभी को पता है कि तारों के एक समूह को, ऐसे विशाल समूह को जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं आपका गैलेक्सी या आकाशगंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आकाश गंगा में असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। देखो यहाँ पर गैलेक्सी बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो ये गैलेक्सी हैं, ये आकाश गंगा है। इसके अंदर बहुत सारे जो ये छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, ये सब तारों के एक समूह है। ठीक है, सभी इसी गैलेक्सी के अंदर एक निश्चित क्षेत्र में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जुड़े रहते हैं और हमें इनके एक समूह को हम कहते हैं आकाशगंगा। तो आकाशगंगा कैसे कहते हैं? तारों के एक समूह को जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं आकाशगंगा। आगे बात करते हैं। इसमें लगभग हम देख पाते हैं कि 98% जो है तारे होते हैं वो लगभग 2% जो होते हैं इसमें गैस और धूल के से बना होता है पूरा आपका आकाशगंगा। तो हमारी जो आकाशगंगा है वो उसका नाम क्या है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे। सॉरी, क्या नाम है उसका? मिल्की वे। ठीक है, और ठीक है, मिल्की वे नाम है इसका। और इसके सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र में एक बिल्कुल जैसे मान लीजिए आकाशगंगा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसके एक छोटे से डोर के अंदर यहाँ पर आपका एक तारा है और उस तारे के चारों तरफ बहुत सारे ग्रह है, जिसमें आपका अर्थ एक ग्रह है। मतलब एक इतने से क्षेत्र में ही हम अभी तक देख पाए हैं या इसी क्षेत्र में हम पाए जाते हैं। पूरी आकाशगंगा को तो अभी हम पूरा सर्च भी नहीं कर पाए। ठीक है, दूरबीनों द्वारा ही देख पाए हैं कि भाई बहुत सारी आकाशगंगा हैं, लेकिन वास्तव में इन तक अभी हम कोई भी किसी भी आकाशगंगा तक पहुंच नहीं पाए हैं। ओके, तो ब्रह्मांड हम इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड हमारा काफ़ी बड़ा है। अब बात करते हैं आकाशगंगा के बाद होता है तारामंडल। देखो तारामंडल के बारे में बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले होता है तारामंडल। क्या होता है तारामंडल? जो है तारामंडल को हम जो है कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम अगर उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाना है तो हिंदी मीडियम वाले तारामंडल तो ऐसे तो समझ पाएंगे, लेकिन अगर इसको इंग्लिश में दे दिया जाता है तो ये वर्ड हम पढ़ या समझ नहीं पाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखें, ध्यान से समझे कि कॉन्स्टेलेशन भी इसको कहते हैं तारामंडल को। और तारामंडल भी एक तरह से तारों का ही समूह है। ठीक है, लेकिन इसमें जो तारे होते हैं वो एक संख्या में, निश्चित संख्या में होते हैं और इन्हीं के आधार पर पुराने समय में हमारे ग्रंथों में राशियाँ जो होती हैं, है ना, जैसे जितनी भी राशि होती हैं एक मनुष्य के जीवन पर आधारित, उन राशियों का निर्माण भी इन्हीं तारामंडल के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो ये हम सब इसमें सॉरी यहाँ पर हम आगे चलते हैं। तो तारामंडल के बारे में पढ़ रहे थे। तो आकाशगंगा में वैसे तो अनेक धूल तारे दिखाई देते हैं, परंतु ठीक है, परंतु इसमें कुछ चमकीले तारों के समूह भी होते हैं, है ना, जिनकी कुछ विशेष आकृतियाँ होती हैं। इन्हें ही हम कहते हैं तारामंडल। इन तारामंडलों की एक विशेष आकृति की वजह से इनका नाम भी रखा जाता है। ठीक है, इनके नाम उन आकृतियों के नाम पर ही रखे जाते हैं। ठीक है, जिनके समान इन तारा समूहों की रचना होती है। प्रमुख तारामंडल सप्तऋषि, आप सभी ने सुना होगा सप्तऋषि या सात हम उत्तर में अधिकतर दिखाई देते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा में
जो है ये हमको दिखाई देते हैं सप्तऋषि तारे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे सप्तऋषि दिया हुआ, इसको एक और नाम से जाना जाता है ग्रेट बियर, है ना, ग्रेट बियर। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि ग्रेट बियर को क्या नाम से जाना जाता है, तो ये सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। और इसको उर्सा मेजर भी कहा जाता है, उर्सा मेजर या ग्रेट बियर भी कहा जाता है। एक और होता है ध्रुव मत्स्य या उर्सा माइनर, जिसे हम लोग बोलते हैं लिटिल बियर, है ना। इनकी आकृति हम कहते हैं, ऐसा माना गया है कि इनकी आकृति जो है एक भालू की तरह होती है। ओके, ओरियन, ओरियन के बारे में बात करते हैं। ड्रेको, सिग्नस, हरकुलस, हाइड्रा, सेंटोरस, सभी आदि सभी ने 89 तारामंडलों की पहचान की जा चुकी है। इसमें सबसे बड़ा तारामंडल जो है सेंटोरस है, जिसमें 94 तारे हैं, और हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो है आपके तारामंडल हैं। यहाँ पर आपको एक आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है। इस आकृति में सभी प्रकार के तारामंडल के चित्र बने हुए हैं, है ना। तो कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर कि भाई जो है धनुष के आकार का तारा मंडल कौन सा है, तो ओरियन होता है। ठीक है, जो आपका उत्तर की तरफ जो दिखाई देते हैं सप्तऋषि, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट बियर, है ना। 7 तारे होते हैं इसके अंदर, सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से अलग अलग तारों का नामांकन किया गया है, जिनको हम कहते हैं तारामंडल। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अब आते हैं तारे। हमने तारामंडल पढ़ चुके हैं, अब इसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है तारे। ठीक है, तारे या स्टार, क्या होता है तारा, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्या होता है तारा, तारा किसे कहते हैं, तो तारे की क्या विशेषता होती है, तारा खुद अपना प्रकाश बनाता है। अब कैसे बनाता है, इस प्रक्रिया के बारे में बहुत सी बार पूछा गया है कि तारों के अंदर जो अभिक्रिया होती हैं या जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम नाभिकीय संलयन। क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन किया। ठीक है, नाभिकीय संलयन जो परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय संलयन जिसे बोलते हैं एटॉमिक रिएक्शन जो होती है एक प्रकार की ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, परमाणु जो है दो परमाणु आपस में जुड़कर नए परमाणु बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जाएं बनती है। एक होता है नाभिकीय विखंडन, जिसमें एक परमाणु दो भागों में टूटता है ना। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इस दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। नाभिकीय विखंडन जो होता है आपका, विखंडन, इस वर्ड को ध्यान रखना। नाभिकीय विखंडन जो होता है, जो परमाणु होते हैं, परमाणु बम, उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन का। और नाभिकीय संलयन जो होता है ना, इस अभिक्रिया का जो है ये आपका इस तारों के अंदर होती है। इसमें दो परमाणु आपस में मिलकर एक नया बनाते हैं, और नाभिकीय विखंडन के अंदर एक परमाणु टूट कर दो नए परमाणु बनाता है। ये दोनों में अंतर होता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के अंतर्गत। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं तारे के बारे में। तो तारे एक विशाल आकाशीय पिंड हैं, जिनके आसपास अपना प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य। सूर्य क्या है, तारा है। ओके, भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम और लगभग 1.5 कार्बन, नाइट्रोजन और नियान और लोह तत्व, अन्य भारी तत्व होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है बहुत सी बार कि भाई तारों में कितनी प्रतिशत हाइड्रोजन होती है, तो लगभग 70% क्या होती है, इसमें आपकी हाइड्रोजन पाई जाती है। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं। तारे गुच्छों का निर्माण करते हैं। खगोल में ऐसे तारे अपवाद हैं जो अलग थलग अकेले पड़े हुए हैं। ऐसे तारों की संख्या कुल संख्या के 25% से कम है। ठीक है, युग्म तारों की संख्या जो लगभग 33% है, जिसे ज्येष्ठ में 2 तारे होते हैं। शेष 42 बहुसंख्यक तारे हैं, जैसे अल्फा सेंटोरी में 3 तारे हैं, मिथुन में 6 तारे हैं। विश्व में विभिन्न आयु के अरबों तारे हैं। ठीक है, सभी तारों की एक आयु होती है, एक उनका जन्म होता है, उनका विकास होता है, और धीरे धीरे वो अंत में ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक तारे का जीवन के बारे में बताया गया है। तारे जो है गैसों का एक समूह होता है शुरू में यहाँ पर, और धीरे धीरे वो आपस में क्या होती है, संगनित होती है। संगनित होने से उनमें आकर्षण बढ़ता है, वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वो और ज़्यादा संगनित होते हैं, और उनके अंदर जो हाइड्रोजन गैस होती है वह हीलियम के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे
और वो और संकुचित, बिल्कुल संकुचित हो जाता है। और संकुचित होने के साथ साथ उसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया की वजह से बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से वो स्वतः चमकने लगता है और ऊर्जा या प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, तो ये पूरा जीवन काल होता है एक तारे का। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से होता है। विश्व में विभिन्न आयु के अरबों तारे हैं। इनमें से कुछ वयस्क हैं, कुछ हमारे सूर्य के भांति मध्यम आयु के हैं, तथा कुछ अपनी मृत्यु के बहुत निकट हैं। तारे पैदा होते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, विकास करते हैं और अंत में स्वतः ही मर जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे तारे कैसे मर जाते हैं, तो तारों का भी एक जीवन काल होता है। एक निश्चित समय तक वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जब तक उनमें हाइड्रोजन होती है गैस, तब तक वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जैसे उनमें हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगी तो वो ऊर्जा उत्पन्न करना बंद कर देंगे। तो इस पूरी अभिक्रिया के दौरान उनका जीवन काल बनता है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं तारे का जन्म और विकास। तो किसी तारे का जीवन चक्र आकाशगंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संलयन से प्रारंभ होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस दोनों के क्या होता है, आपस में संघनन से ये जो है तारे का जीवन चक्र प्रारंभ होता है, जो अंततः छोटे घने बादलों के रूप में धारण कर लेते हैं। ये बादल स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ता चला जाता है और एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो गैसों के विशाल बादल को तारों में परिवर्तित कर देते हैं। यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा, ये आदि तारा कहलाता है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई आदि तारा किसे कहते हैं, तो जो शुरू शुरू में जो बादल सिकुड़ता है, ठीक है, और एक पिंड बनाता है, तो इसे हम कहते हैं आद्य तारा या आदि तारा या प्रोटोस्टार। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारी गैसें हैं अलग अलग। यहाँ पर गैसों का समूह वापस में आकर्षण हुआ, आकर्षित होकर सिकुड़ना चालू हो गया। सिकुड़ते सिकुड़ते वापस जो है बिल्कुल सिकुड़ जाएगा वो, मतलब एक छोटे रूप में आ जाएगा और फिर एक तारे की तरह वह जो है प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा। तब ये प्रारंभ होता है, तब इसे कहते हैं हम आद्य तारा, इसको, है ना। फिर आगे बात करते हैं तारे के जीवन का अंतिम चरण। अब देखो, ऊर्जा उत्पन्न होने लग गई, ऊर्जा उत्पन्न होते होते उसका पूरा जीवन चक्र फिर अंतिम समय आता है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। जब तारे में हाइड्रोजन कम हो जाती है, जब नाभिकीय संलयन क्रिया लगातार चलती है, हजारों सालों तक चलती है। जब हाइड्रोजन उसमें धीरे धीरे अभिक्रिया होती है तो परमाणु टूटते जाते हैं, तो धीरे धीरे हाइड्रोजन खत्म हो जाती है। तो जब तारे में हाइड्रोजन कम हो जाती हैं तो इसका बाहरी सतह फूलने लगता है और वह लाल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप चित्र के अंदर, है ना, यहाँ पर आपका एक तारा है। ठीक है, लगातार गर्म हो रहा है और उसका जो है कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, जब उसका बाहरी सतह जो उसकी क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, तब उसे हम कहते हैं, ऐसे तारे को कहते हैं हम लाल दानव या रेड गाइंस। ओके, हमारा सूर्य आगामी 5 अरबों वर्षों में ऐसा ही लाल दानव बन जाएगा, ऐसी संभावना है। ठीक है, क्योंकि लगातार उसमें भी ऊर्जा उत्पन्न हो ही रही है, हम देख ही पा रहे हैं, और वो ऊर्जा हमारे तक आ रही है। तो न वो अभिक्रिया कौन सी हो रही है, उसके अंदर नाभिकीय संलयन हो रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे हमारा जो सूर्य है वो भी लाल दानव की तरह या रेड तारे की तरह यह बन जाएगा। ठीक है, आगे की प्रक्रिया देखते हैं। तो फ्रेंड अब आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर आज के, तारों का वर्गीकरण। ओके, तारों का जो वर्गीकरण होता है इसको भी अलग अलग आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं हम। पहला क्रम है आपका चमक के आधार पर, फिर दूसरा है वर्ण क्रम के आधार पर, और तीसरा है ताप और आकार के आधार पर। ठीक है, पहले आधार पर हम देख पाते हैं चमक के आधार पर। चमक के आधार पर तारों को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला सबसे जो तीव्र चमकीले तारे में, मध्यम चमकीले तारे में, और जो कि हमारा सूर्य है, और कम चमकीले तारे में। आगे बात करते हैं वर्ण क्रम के आधार पर। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, ये जो है पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। वर्ण क्रम के आधार पर जो है हमारा सूर्य जो है किस कैटेगरी में रखा गया था, तो जिन बच्चों को याद होगा उन्होंने लगा दिया होगा। ठीक है, तो वर्ण क्रम के आधार पर, ठीक है, तो यहाँ पर इस आधार पर तारों को 7 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ओके, ओ बी ए एस जी के तथा एम ये घटते हुए तापक्रम में होते हैं। मतलब सबसे बड़ा जो है तापक्रम किसका होता है, ओ का होता है। ठीक है, और सबसे छोटा किसका होता है, एम का होता है ना। यहाँ अल्फ़ाबेट ABCD के हिसाब से नहीं चलेगा, है ना, इनका जो एक कैटेगरी बनाई गई है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं।
और सूर्य एक जी प्रकार का तारा है। देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछा गया क्वेश्चन है, सूर्य किस प्रकार का तारा है, तो जी प्रकार का, जिसके तीव्रतम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 550 नैनोमीटर है। ओके, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करवा रहा हूँ आपको कि किस वर्णक्रम के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 7 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 7 वर्ण आप सभी को पता है, 7 रंग होते हैं, है ना, स्पेक्ट्रम में, उसी आधार पर इसको भी 7 वर्गों में बांटा गया है। और उसमें भी अपना जो सूर्य है वो जी कैटेगरी में के अंतर्गत आता है और उसकी तरंगदैर्घ्य है 550 नैनोमीटर। आगे चलते हैं। कुछ प्रसिद्ध तारे हैं, ध्रुव तारा, आपने नाम सुना ही होगा, ध्रुव तारा, या जिसे हम बोलते हैं पोल स्टार। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। बन्नार तारा एक और है। अब देखो ध्रुव तारा क्या होता है, हम लोग सभी से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पुराने समय में दिशा की जो गणना की जाती है, दिशा के बारे में पता लगाया जाता था, तो वो था आपका ध्रुव तारा। वो था आपका ध्रुव तारा जो हमेशा उत्तर की दिशा में चमकता रहता है। उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में दिखाई पड़ता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। इस ध्रुव जो है ध्रुव, अब आपसे पूछ लेंगे ध्रुव तारा कौन से तारामंडल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे बताना है कि ध्रुव मत्स्य या लिटिल बियर। ओके, मत्स्य या लिटिल बियर के अंतर्गत ये आपका तारा समूह जो है का सदस्य हैं। तो हमने आज इस टॉपिक के अंतर्गत तारे, गैलेक्सीज, है ना, तारामंडल, सूर्य और सूर्य का जीवन चक्र जो होता है, या सूर्य तारों का जीवन चक्र जो होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि तारे कितने प्रकार के हो सकते हैं, या फिर तारों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उनको लाल दानव तारा किसे कहते हैं, ओके, और आदि तारा किसे कहते हैं। तारों के जो है वर्णक्रम के आधार पर सूर्य किस प्रकार का तारा है, तो जी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है, तो 550 नैनोमीटर है। ओके, ध्रुव तारा किस दिशा में स्थित होता है, तो ये हमेशा उत्तर दिशा में स्थित होता है। इसी के आधार पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं किस तारे की द्वारा दिशाओं का पता लगाया जाता है, तो वो है ध्रुव तारा। ओके, तो ये इस प्रकार से हम जो है तारों का उपयोग हमारे पुराने समय से ही गणना के आधार पर करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगले सीरीज़ में हम अगला नया टॉपिक लेके आएंगे इसी संबंधित। अभी हमारा ब्रह्मांड का पार्ट नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, आप जो चैनल में पहली बार आए हैं, इन चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण जो जानकारी है स्टडी कर रहे हैं उनका इसका लाभ मिल सके। और आप सभी को धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू, और अगला वीडियो हम नेक्स्ट जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।